फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रूट फाइंड करने हैं x माइनस वन होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के। तो देखिए आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो मैंने बताया हुआ है होते हैं आपके 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं ये आया हमारे पास x माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल टू -8। -8 को आप लिख सकते हो -2 का होल क्यूब। ठीक है, साथ में अगर हम 1 क्यूब भी सोच लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा। अब x माइनस वन देखो क्यूब रूट लेंगे हम यहाँ से तो उधर से एक तो -2 आएगा और क्योंकि अब 1 है वहाँ पर हम सिंपल 1 ही रख देते हैं तो आएगा साथ में 1 का क्यूब रूट। अब 1 का जो क्यूब रूट है इससे हमारे पास एक वैल्यू तो बनेगी 1, दूसरी वैल्यू बनेगी ओमेगा एंड थर्ड वैल्यू बनेगी ओमेगा स्क्वायर। तो आपका फर्स्ट रूट आ गया -2 प्लस 1, सेकेंड रूट आ गया -2 ओमेगा प्लस 1 एंड थर्ड रूट आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो -1 -2 ओमेगा प्लस 1 एंड -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ गए आपके तीनों रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं आर्गुमेंट निकालना है 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 का। देखिए वैसे तो आप इसे क्या कर सकते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करने के लिए आप उसके कंजुगेट की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है कि आर्गुमेंट में क्या है आप न्यूमरेटर का आर्गुमेंट निकालो, डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट निकालो एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो। डी मोइवर थ्योरम या यूलर थ्योरम के हिसाब से सोचो, अगर मैं न्यूमरेटर को कन्वर्ट करता हूँ तो वो आएगा r1 e रेज़ टू पावर i थीटा 1। लिख देते हैं, ये कंसेप्ट समझना फिर इसको शॉर्टकट में समझेंगे। हमारे पास है 1 प्लस आयोटा रूट 3। अब देखो इसका अगर मैं पोलर फॉर्म बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। सेकेंड वन हमारी बनेगी e रेज़ टू पावर i थीटा 2। जो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा r1 अपॉन r2 i थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो आपका जो आर्गुमेंट रहेगा वो हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो अब इसको देखें तो ये 1 और माइनस का रूट 3 है। जरा लोकेट करते हैं 1 और माइनस का रूट 3 मतलब यहाँ पर आ गया और इमेजिनरी अपॉन रियल करेंगे तो पता चल गया माइनस का π/3। ठीक है, और अगर इसे देखें 1 और रूट 3 है तो ये आ गया प्लस का π/3। तो ये आपका थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है और आपका जो आर्गुमेंट है वो हो जाएगा आपका हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो π/3 माइनस में माइनस π/3 और फाइनली आ गया 2 π/3। देखिए थीटा 1 जो है हमारा वो ये है और थीटा 2 हमारा ये, क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस वाला था तो आएगा आपके पास माइनस का π/3 एंड माइनस का π/3 मिलकर हो गया माइनस का 2 π/3। आप सोचो माइनस का 2 π/3 मतलब यहाँ पर आएगा ये आपका हो गया एंगल, ये आपका एंगल हो गया 120 डिग्री। इधर से देखे तो एंगल कितना बन गया आपके पास में ये 240 डिग्री। तो माइनस का 2 π/3 बोल सकते हो या 4 π/3 बोल सकते हो। अच्छा चलो इसका एक मेथड आपको और बता देते हैं, वो भी समझो आप। ये आपके पास 1 माइनस आयोटा रूट 3 हमने क्या करा, हमने ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई करी और डिनोमिनेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से डिवाइड करा। ये क्या बन गया आपके पास ओमेगा और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चा हमारे पास 1 अपॉन ओमेगा। 1 अपॉन ओमेगा का मतलब ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा, रिजल्टेंट इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आप जानते हो, देखिए ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ये आपके पास फर्स्ट रूट है, ये आपके पास सेकंड रूट है, ये ओमेगा हो जाता है और ये आपका ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये एंगल 4 π/3 आएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7 को। ये प्रोवाइडेड है कि ओमेगा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हम जानते हैं
कि एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये आपको बताया था लास्ट क्लास में। अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमारे पास ये दो रिलेशन होते हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से मैंने देखा 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7 विच इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7, दैट इज माइनस 2 रेज़ टू पावर 7 ओमेगा रेज़ टू पावर 14। तो माइनस 2 रेज़ टू पावर 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, मन कर रहा था। तो 128 के साथ आ गया ओमेगा स्क्वायर और यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि इफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा 4 रेज़ टू द पावर n, तो फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। ये दोनों इक्वल होंगे कब, वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की आप निकालें। अब यहाँ से ही देखें 1 प्लस ओमेगा 4, चलो इस पर आते हैं। अभी पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिखा और ओमेगा 4 को आप क्या लिख सकते हो, जस्ट ओमेगा, क्योंकि एक तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आता है, माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर n। इसे अपॉन में ले आए तो माइनस ओमेगा अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर n कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ से हमारे पास आया 1 अपॉन ओमेगा रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा n इज इक्वल टू 1। अब बताओ, अब n की जगह मिनिमम मैं 3 भी लिख सकता हूँ, 6 भी लिख सकता हूँ, 9 भी लिख सकता हूँ, 12 भी, क्योंकि 3 होते ही कितना हो जाएगा, 1। 2 पे तो नहीं होगा, 1 पे तो नहीं होगा। तो लीस्ट वैल्यू क्या आ गई, लीस्ट वैल्यू आ गई आपकी n इज इक्वल टू 3। फिफ्थ क्वेश्चन में आयोटा की वैल्यू दी हुई है √-1, जो पता ही है आपको, तो हमें इवेल्युएट करना है सबको। तो देखिए अब अगर हम देखें ध्यान से तो ये तो आपकी ओमेगा की वैल्यू होती है, तो बन गया ओमेगा रेज़ टू पावर 334 और 3 के साथ फिर से ओमेगा रेज़ टू पावर 365। जब भी ओमेगा की पावर 3 या उससे ज़्यादा होती है तो हम 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देते हैं। जैसे आयोटा की पावर ज़्यादा होती है तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं, ओमेगा में 3 से करते हैं। तो आपके पास ये बचेगा 1 और वहाँ बचेगा आपके पास में ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं तो ये आपके पास में आ गया 3 ओमेगा, 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो 3, तो बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1। तो ये आपके पास आया 4 प्लस 2 ओमेगा, यहाँ से 4 माइनस 3 से आया 1 प्लस 2 ओमेगा। अभी ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये आया 1 माइनस 1 और आयोटा √3, 1 से 1 चला गया तो आंसर आ गया माइनस का आयोटा √3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 3/2 प्लस आयोटा √3/2 रेज़ टू पावर 50 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 25। यहाँ पर है हमारे पास वैल्यू इसकी -1 प्लस आयोटा √3। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू तो ये देते हैं, माइनस और प्लस होती है। ओमेगा स्क्वायर की में दोनों माइनस के आते, तो हाँ ये प्लस में आएगा आपका। ठीक है, 6 क्वेश्चन में हमारे को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो वो ब्रैकेट में 50 पावर दिखाई दे रही है, राइट साइड में 3 रेज़ टू पावर 25 है, तो कंपेयर करने के लिए आपके पास 3 रेज़ टू पावर 25 तो होना ही चाहिए। तो 3 रेज़ टू पावर 25 के लिए हमने क्या करा, √3 कॉमन लिया। अभी √3 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास है √3 का स्क्वायर और वहाँ पर है आयोटा √3 अपॉन में सबके 2 है और इधर आया 50 है।
तो अगर हम √3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 रेज़ टू पावर 50 और इस रेज़ टू पावर 50 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 25 और x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब ये तो आपके खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, बट अभी भी सॉल्व करने की पोजीशन नहीं आ रही। तो क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमने इसे माइनस आयोटा स्क्वायर √3 लिखा, प्लस में आयोटा है और अपॉन में आया 2 है रेज़ टू पावर 50 है, इज इक्वल टू है x प्लस आयोटा y। 1 को आप माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो, देखो -1 इक्वल टू होता है आयोटा स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसे 1 मान लिया, 1 की जगह लिख दिया माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका, आयोटा कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया आयोटा कॉमन और बचता है हमारे पास, यहाँ से बचा 1 और माइनस का आयोटा √3 अपॉन में 2। फिर हमने क्या करा, हमने सोचा आयोटा नहीं लेते, माइनस का आयोटा कॉमन ले लेते हैं। माइनस का आयोटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास प्लस, और दोनों की पावर कितनी होगी, इसकी भी पावर 50 और इसकी भी पावर 50, और ये आपके पास हो गया x प्लस आयोटा y। करना हम क्या चाह रहे हैं, हम किसी तरीके से ओमेगा बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा ये, अब माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 50 मतलब -1 रेज़ टू पावर 50 और आयोटा रेज़ टू पावर 50, और ये आपके पास ओमेगा, ओमेगा रेज़ टू पावर 50 इक्वल टू है x प्लस आयोटा y। तो ये तो 1 हो गया, आयोटा रेज़ टू पावर 50 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा रेज़ टू पावर 50 अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, 48 चला जाएगा। ठीक है, और ये आ गया x प्लस आयोटा y। तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया और ओमेगा स्क्वायर आपका हो गया -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। माइनस की मल्टीप्लाई करी तो 1/2, साथ में आयोटा √3 अपॉन 2 और x प्लस आयोटा y। तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू √3/2 और आ गया आपका आंसर। 7th क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये चाहेंगे, देखो ये पावर जो है वो 100 है, तो ये मैनुअली वैसे तो सॉल्व होगी नहीं डायरेक्ट, तो हम इसे या तो ओमेगा में कन्वर्ट करें, आयोटा में कन्वर्ट करें। अब इसमें क्योंकि आयोटा ऑलरेडी, तो हम इसे ओमेगा में कन्वर्ट करना चाहेंगे। ओमेगा में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम चाहेंगे इधर माइनस का हो इधर प्लस का हो, तो भी बात बन सकती है, बट अपॉन में 2 भी होना चाहिए। या तो हम इसे ओमेगा बनाना चाहेंगे या हम इसे ओमेगा स्क्वायर बनाना चाहेंगे। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा √3 रेज़ टू पावर 100, तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि जो x माइनस वाई का स्क्वायर होता है वही y माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हमने इसके साथ क्या किया, इसके साथ हमने क्या किया कि हमने 2 यहाँ लिया और 2 रेज़ टू पावर 100 यहाँ लिख दिया। देखो ये 2 रेज़ टू पावर 100 है, ये 2 रेज़ टू पावर 100 है, कैंसिल आउट हो गए, बात तो बराबर हो गई। और ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, ओमेगा की, और ओमेगा रेज़ टू पावर 100 के साथ में आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 100। ओमेगा का मतलब क्या हो जाता है, 100 को अगर हम सॉल्व करें 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पावर बचेगी और 2 रेज़ टू पावर 100। ओमेगा होता है आपका -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन में 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 100। तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 99 के साथ -1 प्लस आयोटा √3। कंपेयर करना है हमें इसे x प्लस आयोटा y से, तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -2 रेज़ टू पावर 99 प्लस आयोटा के साथ 2 रेज़ टू पावर 99 √3। Therefore x is equal to -2 raised to power 99 and y is equal to 2 raised to power 99 √3। 8 क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, z आयोटा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी आयोटा। हमें z का आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो
इससे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये z है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो बचा 1 माइनस √3 आयोटा, और इसका आ रहा है स्क्वायर इक्वल टू आयोटा के साथ √3 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4। ओके, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4z, और आता है 1 माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर। राइट साइड में चाहे तो स्क्वायर को ओपन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ओमेगा बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से काम हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था सर सिंप्लीफाई करके देखे, तो एक बार स्क्वायर का भी यूज करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये आयोटा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, हम इसे स्क्वायर का स्क्वायर मान रहे हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का बचा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करने पर आ जाता है हमारे पास 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 प्लस 2√3 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो आ जाएगा 4, तो आया आपके पास 1 प्लस आयोटा √3 का स्क्वायर। और यहाँ पर है हमारे पास 4z के साथ 1 माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर। 4 से तो 4 जा ही रहा है। ठीक है, अब इसे देखते हैं, तो अगर हम इसे इसमें से माइनस कॉमन लें या इसे लिख लें -1 प्लस आयोटा √3, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ठीक है, और अपॉन में हमने 2 करा और इसका स्क्वायर कर दिया, तो दैट मीन्स हमने ये करना पड़ेगा 2 स्क्वायर की मल्टीप्लाई। राइट साइड में भी हमने आयोटा लिखा और इसे दोनों को माइनस लिख लिया, ऐसा हम लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर और -x माइनस वाई का स्क्वायर एक ही बात होती है। यहाँ पर भी हमने 2 किया और साथ में 2 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गए। अब ये बन गया हमारे पास ओमेगा और राइट साइड में बन गया ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, तो बन जाएगा ओमेगा 4। तो z इक्वल टू आ गया आपके पास i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है आर्गुमेंट। तो आपको आर्गुमेंट अगर निकालना है z का, दैट मीन्स आपको आर्गुमेंट निकालना है i ओमेगा स्क्वायर का। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम कह सकते हैं दोनों के आर्गुमेंट आपस में प्लस हो जाएंगे। अगर डिवाइड हो रहा होता है तो डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट माइनस हो जाएगा, जैसा कि आज फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था आपको। ठीक है, आयोटा होता क्या है, आयोटा को लोकेट करो तो ये 0 + 1 आयोटा है, तो इसका मतलब इसका आर्गुमेंट कितना हो गया 90 डिग्री, और ओमेगा स्क्वायर आपका 240 डिग्री पर आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4π/3। ये 90 है, ये 240 है, 90 240 मिलकर हो गए 330। तो 330 को आप लिख सकते हो 11π/6। तो ये आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z आ गया। अच्छा, इसे माइनस का 30 भी लिख सकते हो, तो ये माइनस का π/6 भी माना जा सकता है, जैसा ऑप्शन हो उसे यूज कर लेंगे। 9th क्वेश्चन में ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये बेटर है क्योंकि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो 1 भी होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, ओमेगा होता है या ओमेगा स्क्वायर होता है। अब हमें आर्गुमेंट निकालना है सबका, तो इसका मतलब हो गया हमें आर्गुमेंट i का प्लस आर्गुमेंट ओमेगा का, फिर आर्गुमेंट i का एंड आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर का। आयोटा का कितना होता है π/2, क्योंकि आयोटा का मतलब होता है ये पॉइंट। ओमेगा कितना होता है 2π/3। आयोटा का कितना होता है फिर से π/2, और ओमेगा के स्क्वायर का कितना होता है 4π/3। वैसे ही 4π/3 होता है, इसे चाहें तो हम माइनस का 2π/3 भी लिख सकते हैं। देखो आर्गुमेंट जो होता है वो -π और π के बीच में ही होना चाहिए। बताते हैं, कोई भी आर्गुमेंट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो -π और π के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसकी सबसे कम वैल्यू तो ये हो सकती है, ऐसे ले जाओ और ऐसे जा सकते हैं, इसमें ये होता है सिस्टम। आर्गुमेंट
कि जिस एक डेफिनेशन है वो ये है कि इसे माइनस पाई और पाई में होना चाहिए। अब जैसे 4π/3 पे जाओ तो ये तो पाई से बड़ा हो गया, जबकि हमने क्या बोला है आर्गुमेंट कितना होना चाहिए, पाई से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए इसे 4π/3 हम नहीं कंसीडर करते। ऐसे देखेंगे तो 4π/3 है, ऐसे देखेंगे तो माइनस का π/3 है। ठीक है, माइनस का 2π/3 है, कैंसिल हो गया और आंसर आ गया पाई। 10th क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करना है 1 × 2 - ओमेगा 2 - ओमेगा स्क्वायर, फिर 2 × 3 - ओमेगा 3 - ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n - 1 n - ओमेगा एंड n - ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें एक पैटर्न तो बन रहा है, बट उसे कैसे सॉल्व किया जाए वो देखता है। ये जो 1 है, क्या इसे हम 2 - 1 लिख सकते हैं? ये जो 2 है, क्या इसे हम 3 - 1, और वहां तो n - 1 है ही, इनमें समेशन भी हो रहा है। तो हमने कहा फर्स्ट वन तो है r - 1, सेकेंड वन है r - ओमेगा, थर्ड वन है r - ओमेगा स्क्वायर, और ऐसी ऐसी जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनका सम कर दो और r की वैल्यू लिखो 2 से लेकर n तक। सही है, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो r की वैल्यू 2 से लेकर n तक है और यहाँ पर है r - 1 की मल्टीप्लाई करी तो आया r स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा और ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो ये आया आपके पास r - 1 r स्क्वायर। इन दोनों में से हमने क्या करा, -r कॉमन लिया तो बचा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा साथ में आया 1। ये कितना होता है -1, तो आपके पास आ गया r - 1 r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। और इस पूरे का करना है आपको सिग्मा r की वैल्यू 2 से लेकर n तक। फिर से मल्टीप्लाई करें तो आप जानते हो ये प्रॉपर्टी होती है, बन जाती है r³ - 1। दैट मीन्स हमें सिग्मा करना है r³ का और हमें सिग्मा करना है 1 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, r की जगह। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब सिग्मा r³, देखो r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 2 से। तो ये आपके पास बन गया 2³ प्लस 3³ प्लस 4³ और लास्ट में कहाँ तक आया, n³ तक। और यहाँ पर भी 1 कितनी बार आएगा, कितनी बार, n - 1 टाइम्स, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, काउंटिंग 2 से लेकर n तक है। अगर 1 से लेकर n तक होती तो n टाइम्स आ जाता। अब आप देखो यहाँ कुछ कमी सी रह गई, अगर यहाँ 1³ और होता तो चलो हमने 1³ ऐड करा और माइनस करा, तो ये बन गया n स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4 -1, और यहाँ से 1 1 1 n - 1 टाइम्स है। तो हम इसे एक काम करते हैं, यहाँ पर एक 1 ऐड करा तो कितने बन गए, n टाइम्स। तो ये भी आ गया हमारे पास n - 1। तो आया n स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4 -1 -n + 1 1 से 1 गया, और जो आ गया आपका आंसर है। 11th क्वेश्चन में गिवन है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट z² + z + 1 0 है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो z की वैल्यू होगी, तो z की जगह हम ओमेगा लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको z तो मिल ही गया। तो अब आपको क्या करना है, 1 + ओमेगा + 1/ओमेगा का स्क्वायर, देन ओमेगा स्क्वायर + 1/ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, देन ओमेगा³ + 1/ओमेगा³ का स्क्वायर, फिर आएगा ओमेगा4 + 1/ओमेगा4 का स्क्वायर, फिर ओमेगा5 + 1/ओमेगा5 का स्क्वायर, इन लास्ट ओमेगा6 + 1/ओमेगा6 का स्क्वायर। देखिए 1/ओमेगा मतलब ओमेगा³ अपॉन ओमेगा,
तो ये बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। फिर दिस इज अगेन ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा ही हो गया, यहां से आ गया 1 + 1 ही आ गया ये तो। फिर बचा ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा बन गया फिर से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ क्या बचा आपके पास ओमेगा स्क्वायर, इसे ओमेगा 6 भी तो लिख सकते हो, तो फिर से बचेगा ओमेगा रेज़ टू पावर 2। फिर यहाँ पर आ गया 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो ये तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, ये आपके पास -1, तो -1 स्क्वायर कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और 1 + 1 हो गया 2 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 4, वो भी कितनी बार, 2 बार। तो आपके पास 4 आता है, 8 आता है, आंसर आपका 12 आता है। देखिए प्रॉपर्टी है हमारे पास में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उनके इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेशन को लेकर। आपके पास प्लेन में 3 वर्टिसेस हैं जिन्हें हम Z1, Z2 और Z3 से डिनोट करते हैं, और अगर हम इनको ज्वाइन करें और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बनता है तो आप यूज कर सकते हैं Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर इज Z1 Z2, Z2 Z3 और Z3 Z1। अगर ऐसा है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास में सर्कम सेंटर की बात आई, तो सबसे पहले हम सर्कम सेंटर के बारे में जानना चाहेंगे। कोई भी ट्रायंगल अगर हमारे पास होता है, कोई भी ट्रायंगल बोला है हमने, तो बचो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने से या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने से बचें, क्योंकि उनमें क्या होता है हमें आइडिया नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है या जो हम पॉइंट सोच रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो आप देखो आपको क्या चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर हो। फिलहाल मैं ये कह सकता हूं इन दोनों वर्टिसेस मतलब ए और बी से इक्वल डिस्टेंट ये पॉइंट होगा या नहीं होगा। फिर ये होगा, ये भी होगा, क्योंकि इधर इधर इक्वल आते जाएंगे। क्या लगता है आपको, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो जितना यहाँ उतना ही यहाँ, जितना यहाँ उतना यहाँ, इक्वल होते जाएंगे। ये चलता जा रहा है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट हैं। इज देयर एनी डाउट? फिर यहां सोचते हैं ये, ठीक है, मिड में आ रहा है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंट हैं, और वहां जितने भी पॉइंट्स हैं वो ए और सी से इक्वी डिस्टेंट हैं। इसमें मीडियन कहीं नहीं आई, बट बहुत क्लोज था ये बहुत क्लोज कॉल थी आपके लिए, क्योंकि एक पॉइंट मीडियन वाला भी इनमें इन्वॉल्व हो रहा है जो हमारी साइड पे था। देखो मीडियन में यहीं पे आके मिलेगी, बट वो ऐसे मिलेगी, ऐसे। आप सोचो क्या मीडियन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ए और सी से इक्वी डिस्टेंट होंगे? नहीं होंगे। बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने होंगे वो सारे इक्वी डिस्टेंट होंगे। अब ये ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, ये सब बी और सी से। तो ये वो पॉइंट है जो ए और बी से भी उतना ही दूर है जितना बी और सी से और जितना सी और ए से। तो अब अगर यहाँ पर हम कंपास को रख के सर्कल बनाएंगे तो वो आपका सर्कमस्क्राइब कर जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो इक्वल है, तो ये रेडियाई का काम करेंगे। तो सर्कम सेंटर जो आता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आता है। मीडियंस को ज्वाइन करने से ना तो इन सेंटर बनता है ना सर्कम सेंटर बनता है। इन सेंटर और सर्कम सेंटर ये दो ऐसे हैं जो हम बना सकते हैं। तो उसमें हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी होती हैं। देखिए अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो सर्कम सेंटर बनेगा, और अगर एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो इन सेंटर बनेगा।
इन सेंटर क्यों बनता है एंगल बाइसेक्टर से, इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं सोचना कि भाई इन सेंटर क्यों बन जाता है एंगल बाइसेक्टर से। जैसे मैंने अभी आपको समझाया सर्कम सेंटर क्यों बन जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, रीजनिंग मिल गई थी। तो इन सेंटर क्यों बन जाता है, सोचो मैं यहां एक सर्कल बनाऊंगा तो वो क्यों बन गया, एंगल बाइसेक्टर से। ये आपको सोचना है खुद। ओके, फिलहाल जरा हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर सारे कोइंसाइड करते हैं, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती हैं तो हर चीज एक ही जगह जाके मिलती है। तो यहां सर्कम सेंटर बोला होता या सेंट्रोइड बोला होता या इन सेंटर बोला होता या ऑर्थो सेंटर बोला होता, क्वेश्चन सेम रहता। ओके, तो आप एक बात जानते हैं कि अगर हम किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट Z1, Z2, Z3 हैं, तो हमारे पास ये आएगा, ये Z0 है क्योंकि ये सर्कम सेंटर है। ठीक है, हमने इसे मान लिया क्योंकि सर्कम सेंटर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंट्रोइड हो जाएगा। अब हम सेंट्रोइड पे क्यों आए, क्योंकि सेंट्रोइड आप निकाल सकते हो Z1, Z2, Z3 अपॉन 3 से, और ये किसके इक्वल है, Z0 के। तो आपके पास आया Z1, Z2, Z3 किसके इक्वल आ गया, 3Z0 के। आपको फाइंड करना है Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर, और आप जानते हैं Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर इक्वल टू होता है Z1 Z2, Z2 Z3 और Z3 Z1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर करूं तो हमारे पास आएगा Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, 2Z2 Z3, 2Z3 Z1 इक्वल टू 9Z0 स्क्वायर। सही है। अब आप देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, Z1 Z2, Z2 Z3 और Z3 Z1 के साथ में ट्वाइस ऑफ Z1 Z2, ट्वाइस ऑफ Z2 Z3, ट्वाइस ऑफ Z3 Z1 और इक्वल टू किसके है, 9Z0 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 के साथ Z1 Z2, Z2 Z3, Z3 Z1 इक्वल टू 9Z0 का स्क्वायर। तो हो गया 3Z0 का स्क्वायर और Z1 Z2, Z2 Z3 और Z3 Z1 ये आ गया हमारे पास। आपको क्या निकालना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3Z0 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं हमारे पास ओरिजिन है और इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। तो देखो आपको पता है इस इक्वेशन के रूट्स मतलब z की दो वैल्यू, एक z1 और एक z2, और तीसरा हमने वर्टेक्स मान लिया 0 क्योंकि एक ओरिजिन भी तो है। तो हम जानते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर इज z1, z2, z2, z3, Z3, Z1। तो Z3 के हम जगह 0 लिख सकते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बन गया Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर इज Z1, Z2। इसे आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस का 2Z1 Z2 इक्वल टू Z1 Z2, और ये हो गया आपके पास Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3Z1 Z2। अब देखो ये इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -p, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, q। तो Z1 प्लस Z2 की जगह लिखा -p का स्क्वायर बन गया p स्क्वायर, और ये आ गया 3q, एंड दिस इज अ रिलेशन बिटवीन p एंड q।
देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम सबसे पहले लोकस सीखना चाहेंगे कि कौन सी इक्वेशन किस लोकस को रिप्रेजेंट करती है। अगर कभी भी सॉल्व करते करते आपके पास इस तरह की इक्वेशन आती है जिसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। एनी स्ट्रेट लाइन, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन नहीं है। सॉल्व करते करते कई बार x इक्वल टू 0 भी आ जाता है, तो दैट मीन्स ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। अगर सॉल्व करते करते आपके पास y इक्वल टू 0 आ जाता है, दैट मीन्स ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। अगर x इक्वल टू y आ जाए तो ये होती तो स्ट्रेट लाइन ही है, बट ये बाइसेक्टिंग द एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए, x इक्वल टू माइनस आ जाए, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही होती है, बट ये रिप्रेजेंट करती है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करना। अगर सॉल्व करते करते आपके पास ax स्क्वायर और ay स्क्वायर आ जाए, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर आ जाए, आए तो x स्क्वायर y स्क्वायर, बट दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट हो, तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर x स्क्वायर आ जाए और y स्क्वायर आ जाए, चाहे दोनों आगे पीछे भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर y स्क्वायर और x आ जाए तो ये आपका राइटवर्ड्स पैराबोला को या लेफ्टवर्ड्स पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर x स्क्वायर इक्वल टू y आ जाए तो ये अपवर्ड्स पैराबोला को या डाउनवर्ड्स पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, हाइपरबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। और यही आपके प्री डिफाइंड लोकस माने जाएंगे, ओके। क्वेश्चन 8 एग्जाम्पल से हमें बताना है कि किस लोकस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में देखें, क्योंकि लोकस हमारे पास जितने भी आते हैं वो कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आते हैं, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग आते हैं, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पहले तो आया हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई और इसका कॉन्जुगेट हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस आयोटा वाई एंड x माइनस आयोटा वाई, साथ में आया b इज इक्वल टू 0। आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो गया और इसे सॉल्व करें तो आया x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में आ गया 4x, देन b इज इक्वल टू 0 और फाइनली ये बन गया आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x प्लस b is equal to 0, which represents सर्कल। देखिए ये सर्कल इसलिए है क्योंकि x स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल है, ठीक है। अगर ये डिफरेंट होते और पॉजिटिव होते तो इलिप्स होता, और अगर बीच में माइनस आ जाता तो हाइपरबोला हो जाता। x स्क्वायर हो वाई स्क्वायर हो, सेम हो इलिप्स, सेम हो सर्कल, डिफरेंट हो इलिप्स और माइनस आ जाए तो हाइपरबोला, ठीक है। नाइन्थ पे हमें लोकस फाइंड करना है जेड का, और गिवन ये है कि इसका रियल पार्ट 4 है। तो आप सबसे पहले रियल पार्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जेड को हम x प्लस आयोटा वाई
तो जेड कंजुगेट हो गया x माइनस आयोटा वाई प्लस 2 अपॉन में x माइनस आयोटा वाई माइनस 1। और हमें पता है कि इस सब का रियल पार्ट 4 है। तो डिनोमिनेटर में हमें आयोटा दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसे एलिमिनेट करेंगे। तो आपके पास है x प्लस 2 माइनस आयोटा वाई अपॉन में x माइनस 1 माइनस आयोटा वाई, फिर आया x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई और x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में हुई, x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में, फिर आयोटा वाई के साथ x प्लस 2 माइनस आयोटा वाई के साथ x माइनस 1 और माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। और सिंप्लीफाई करते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ से आयोटा वाई कॉमन लिया तो अंदर बचा आपके पास x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस में आया वाई स्क्वायर अपॉन में आया x माइनस 1 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x से x कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास रियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और यहाँ से 2 और 1 मिलकर हो गए 3 और आ गया 3 आयोटा वाई अपॉन में एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। अभी हमें सिर्फ रियल पार्ट कंसीडर करना है, तो आपको ये पार्ट यहाँ तक का आपका पार्ट रियल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 4 है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, 4 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 वाई स्क्वायर। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4 वाई स्क्वायर। सबको दूसरी साइड ले गए तो आता है 3x स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। अब देखो एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, 3 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और ये किसे रिप्रेजेंट करता है? सर्कल को, विच रिप्रेजेंट्स सर्कल। टेंथ में क्वेश्चन एग्जाम्पल से है, ये कहते हैं लोकस जेड का फाइंड करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 1 और जेड प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 4 है। देखिए फर्स्ट मेथड हमारे पास रहेगा ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व करने का, बहुत यूजफुल मेथड है ये, कि जेड को आप हमेशा एक पॉइंट एज्यूम कर लिया करो P, और वो फिक्स नहीं है, वो आपका वेरिएबल पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। जैसे अगर हम x, y बोले तो आप हमने लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो हम x की जगह 2 और y की जगह 0 पुट कर सकते हैं, सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट कर सकते हैं,
ऐसे कितने पॉइंट्स हम पुट कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज है, इसलिए हम उसे मानेंगे वेरिएबल पॉइंट। मतलब ये बहुत सारी वैल्यूज को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। जनरल पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है, मूवेबल पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि एक्स और वाई अदल बदल होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, तो कभी यहाँ कभी वहाँ हिल सकता है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अब साथ में दिया हुआ है जो 1 और -1 है, जैसे आपको करना क्या है, वेक्टर की तरह हम समझने की कोशिश करेंगे इसे। मेरे पास एक है Z1 और एक है Z2, अब मैं इसे A भी बोलता हूँ। वेक्टर में तो एरो भी बनाना पड़ता है, तो आपको क्या है कि फिर माइनस में देखना पड़ता है। A भी बोलूँगा तो B -A करोगे, फिर आप, यही होता है ना वेक्टर का मतलब। अगर मैं A भी वेक्टर बोलूँगा तो फिर B -A करोगे। अभी मैंने आपको डायरेक्शन से फ्री कर दिया, क्योंकि हमारे लिए ज्योमेट्रिकल शेप्स में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, शेप मैटर करती है। मैं A भी बोलूँ ट्रायंगल में तब भी वही बात है, मैं BA बोलूँ तब भी वही बात है। इसलिए हमने आपको थोड़ा फ्री कर दिया डायरेक्शन के बारे में सोचने से। अगर मैं बोलता हूँ Z1 -Z2, Z1 -Z2, तो ये BA को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। बट मैंने डायरेक्शन से फ्री कर रखा है, तो BA बोलो या A भी बोलो, एक ही बात है। तो Z1 -Z2 बिल्कुल वेक्टर की तरह, विदाउट टेंशन ऑफ डायरेक्शन, आपका एक लाइन सेगमेंट AB को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। AB के वेक्टर को अगर मैं इसे देखूं तो ये AB की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, सही है। अब है क्या कि Z को तो हमने माना है P, और ये हमने कोई पॉइंट, ये जो है ना हमारे पास Z माइनस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मान लिया, और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मान लिया। देखो 1 वहाँ पर 1 है, यहाँ -1। अगर हम माइनस के अकॉर्डिंग देखें इनकी वैल्यू, तो हम सोचें अगर तो Z1 हमारे पास है 1 और Z2 हमारे पास है -1, क्या मैं इसे 1 + 0 आयोटा लिख सकता हूँ, और क्या मैं -1 + 0 आयोटा इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे मूविंग पॉइंट है या फिक्स पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है, क्योंकि इसमें वैल्यू तो आ रही है -1 और 1 और 0 और -1 और 0, 2 पॉइंट तो फिक्स हैं और एक पॉइंट मूविंग है, ठीक है। अब आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? अगर अपॉन में हो, तो आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अपॉन वाले माइनस हो जाते हैं, और आ रहा है ये π/4। तो Z -1 से, तो ये तो आपका P है, ये आपका A है, ये आपका P है, ये आपका B है। तो PA का जो एंगल होगा और PB से जो एंगल बनेगा, उन्हें माइनस करने पर हमारे पास π/4 आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। देखो ये मेरे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एंगल बना रहा है यहाँ पर, जो PA से एंगल बन रहा है, सपोज P है, A है, तो ये PA से बनने वाला एंगल है, और ये मेरे पास PB से बनने वाला एंगल है। तो जो PA से एंगल बन रहा है, जो PB से एंगल बन रहा है, उसमें से माइनस करें तो जो आ रहा है वो π/4 आ रहा है, ठीक है। PA का एंगल सपोज θ1, PB का एंगल सपोज θ2, ओके। तो हमारे पास θ1 माइनस θ2 किसके इक्वल आ रहा है? π/4 के इक्वल आ रहा है, सही है। एक और मान लिया हमने एंगल थीटा, तो आप देखो क्या मैं ये कह सकता हूँ θ2 किसके इक्वल है? θ1 प्लस थीटा के। तो θ2 माइनस θ1 कितना आ रहा है? आपके पास में थीटा आ रहा है, सही है। अब इसे दूसरे तरीके से समझेंगे, इसी बात को और हम दूसरे तरीके से समझेंगे, देखना कुछ तो समझ में आया होगा इसमें भी। अभी मैं सर्कल की बात करता हूँ। मेरे पास एक पॉइंट फिक्स है -1 0, एक पॉइंट फिक्स है मेरे पास 1, 0, ठीक है। ये A है, ये B है, वो A है, ये B है। और एक पॉइंट ऐसा है जो PA और PB, PA और PB से जो एंगल बन रहे हैं उनसे डिफरेंस हमेशा ही π/4 आ रहा है। ऐसा एक ही केस में पॉसिबल होता है, मतलब आप P को चेंज भी करते जाओ,
एंगल फिर भी चेंज ना हो, एंगल हमेशा कितना आता रहे, π/4 ही आता रहे। पी और पी बी देखो ये अपॉन में होते हैं ना, इसका मतलब होता है जब भी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये अपॉन में आते हैं लाइन सेगमेंट के फॉर्म में, इसका मतलब होता है उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। ऐसा क्यों हो जाता है कि आप ये देखो, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो θ2 इक्वल टू θ प्लस θ1 आया, और इनके बीच का, इनके आर्गुमेंट का डिफरेंस क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो दो आर्गुमेंट का डिफरेंस का मतलब होता है उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। तो यहाँ पे यह आर्गुमेंट का डिफरेंस है, जैसे एक आर्गुमेंट माइनस दूसरा आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट का डिफरेंस हमेशा मतलब उन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में बनने वाला एंगल रिप्रेजेंट करता है। ओके, डिफरेंस मतलब दो लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल। अब दो लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल फिक्स है, तो बताओ P कहाँ हो सकता है। सोचो अगर मैं सर्कल पे इसे रखूं तो एंगल इन सेम सेगमेंट की वजह से ये हमेशा इक्वल ही आएगा। बट अगर ये सर्कल नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होता, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता सपोज, तो ये PA PB, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल आते? नहीं आते। कब इक्वल आएंगे? सर्कल में आएंगे। तो अगर कभी आर्गुमेंट का डिफरेंस एक कांस्टेंट एंगल के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दो लाइन सेगमेंट से उनके बीच में बनने वाला एंगल आपका कांस्टेंट है। और ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब वो एंगल इन सेम सेगमेंट हो, चाहे वो मेजर सेगमेंट हो चाहे वो माइनर सेगमेंट हो। अब ये मेजर है या माइनस का पता लग गया π/4 से, क्योंकि 10th में आप पढ़ चुके हो अगर 90 से छोटा एंगल होता है तो वो मेजर सेगमेंट में बनता है, अगर 90 से बड़ा एंगल होता है तो वो माइनर सेगमेंट में बनता है, क्योंकि दोनों का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से आ जाता था आपका 180। तो अगर एक 90 से छोटा होगा, एक्यूट होता था मेजर में और ऑब्ट्यूस होता था, ये भी याद होगा आपको? नहीं, ठीक है। क्यों होता था ये पता है कि मेजर सेगमेंट में बनने वाला एंगल एक्यूट ही क्यों होता है? इसकी रीजनिंग देखो, आप लोगों ने सर्कल के बारे में ये थ्योरम तो पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सोचो अगर ये आपका 180 से कम है, नीचे है ना, तो अगर ये 180 से कम है तो ऊपर वाला तो 90 से कम होगा ही होगा। तो मेजर सेगमेंट वाला एंगल हमेशा जो है एक्यूट हो जाता है। और अगर दो सेगमेंट के डिफरेंस से आने वाला एंगल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करता है एंगल इन सेम सेगमेंट को, और एंगल इन सेम सेगमेंट का मतलब वो रिप्रेजेंट करता है सर्कल को। देयरफॉर जेड का लोकस आपका क्या हो गया? सर्कल हो गया। टेंथ क्वेश्चन में हम लोकस फाइंड करेंगे जेड का सेकंड मेथड से। देखिए, आर्गुमेंट अगर अपॉन में है तो इसका मतलब इन्हें माइनस करा जा सकता है। माइनस करने के पीछे क्या कंसेप्ट है? यूलर फॉर्म। आप उसे करोगे ई रेस, यहां से आया सपोज R E I θ1, यहां से आया R2 E I θ2, तो ऊपर जाएगा तो θ1 माइनस θ2। तो माइनस का कंसेप्ट यूलर फॉर्म से आता है, जो आपको मैंने बता दी थी पहले ही। अब यहां से देखो, हमने z को एज्यूम करा x प्लस आयोटा y, तो ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y -1। यहाँ से आया आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y +1 इज इक्वल टू π/4। देखिए, आर्गुमेंट का मतलब होता है tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, ठीक है। और यहाँ से आया tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल इज इक्वल टू π/4। देखो 11th आप ऐसे सोच सकते हो, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स।
10a माइनस बी, 10a माइनस 10b इक्वल टू होता है 10a माइनस बी अपॉन 1 प्लस 10a और 10b। अब 10 बस उधर चला गया तो आपके पास में आया y अपॉन एक्स माइनस 1, वाई अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 के साथ एक्स प्लस 1 के साथ वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 आ गया आपके पास 10 पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं तो y के साथ आ जाएगा x प्लस 1 और y के साथ आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गए। 10 पाई बाई 4 किसको क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा आपके पास yx प्लस वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यह आया 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। थर्ड मेथड इसी क्वेश्चन के लिए तो हमने क्या देखा, हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोचा क्यों ना हम z माइनस 1 और z प्लस 1 को ही सिंप्लीफाई कर लें। तो z हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस आयोटा वाई प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करने के लिए हमने x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 और x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 की मल्टीप्लाई करी। आयोटा का साइन चेंज करो, ठीक है, ऑलवेज चेंज द साइन ऑफ आयोटा। तो अब देखिए आपके पास ये आ गया x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, फिर आया x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई अपॉन में x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई और x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई। मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 1 की मल्टीप्लाई करी किस में x प्लस 1 में, फिर आयोटा वाई के साथ आया x माइनस 1, फिर आयोटा वाई के साथ आया x प्लस 1, फिर आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में आया x प्लस 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस में आयोटा वाई, आयोटा एक्स वाई प्लस में आयोटा वाई साथ में वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर और 2x भी आएगा। आयोटा एक्स वाई से आयोटा एक्स वाई आ गया और हमने एज्यूम करा कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर w है। जब z खत्म हो जाता है तो z1 मान सकते हो, z2 मान सकते हो, w भी मान सकते हो। w इसलिए कि आपको एंट्रेंस में कई बार z की जगह w भी दिखाई दे जाता है और आप उस वक्त ना अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z की आदत होती है। तो याद रखो, जैसे z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जनरली सेकंड चॉइस w की होती है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है w, जो है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1
ये इक्वल टू आता जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 के साथ में आयोटा वाई मिलकर 2 आयोटा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। हमें चाहिए इसका आर्गुमेंट हमें चाहिए w का, मतलब हमें आर्गुमेंट चाहिए z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का, जिसका मतलब हो जाएगा, अब देखो हमें ये थीटा निकालना है तो हमने क्या करा, पहले निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाता है, इमेजनरी। अब देखो इमेजनरी पार्ट कितना आएगा, 2y के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x के अपॉन में रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए, तो ये टेन थीटा आ गया और ये गिवन है हमारे को कितना, पाई बाई 4 गिवन है, आर्गुमेंट थीटा गिवन है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, थीटा की जगह हमने पाई बाई 4 लिख दिया। तो अब आपके पास आ गया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स सर्कल। फोर्टीन क्वेश्चन में हमें लोकस फाइंड करना है। देखो एक शॉर्टकट की फॉर्म में अगर आप देखो शॉर्टकट, तो ये PA ये PB, ठीक है, तो PA और PB से दो सेगमेंट और उनसे आ रहा है इक्वल। एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर A है और B है और ये P है, इसका रेशियो इस वक्त 1:2 है। हम यहां गए और गए ऊपर, अगर ये रेशियो 1:2 ही रहे, बदले ना, तो जो बनेगा ना वो सर्कल होता है। अगर ये रेशियो चेंज ना हो तो जो छोटा सा आर्क सा बनेगा ना, वो आर्क किसी सर्कल का पार्ट होता है। अब सही है, क्योंकि ऐसा लग रहा था ऐसा सर्कल कैसे बन जाएगा, बट वो जो आर्क बनेगा वो हमेशा एक सर्कल का पार्ट होता है। तो PA अपॉन PB अगर कांस्टेंट आता है और नॉन जीरो कांस्टेंट आता है, जीरो नहीं और 1 नहीं, ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और आ रहा है कांस्टेंट, तो वो हमेशा सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये बात याद रहती है आपको तो अच्छी बात है, वरना हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। हमने z को क्या माना, x प्लस आयोटा y, तो ये आया x प्लस आयोटा y माइनस 2, फिर आया x प्लस आयोटा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो x माइनस 2 प्लस आयोटा y, इस मोड को उधर ले जाएं तो 2 के साथ x प्लस आयोटा y माइनस का 3, ठीक है। मोड को तो ब्रेक कर सकते हो, मॉडुलस है, न्यूमरेटर का अलग एंड डिनोमिनेटर का अलग, दूसरी साइड ले गए। और मॉडुलस का सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, रियल का स्क्वायर एंड इमेजिनरी का स्क्वायर का रूट, सही है। यहाँ पर आ गया 2 के साथ रियल का स्क्वायर एंड इमेजिनरी का स्क्वायर का रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 4y स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24x प्लस 4y स्क्वायर। सबको एक साइड ले गए तो आता है 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 20x और प्लस 32। सबको 3 से डिवाइड करा तो x स्क्वायर आया, y स्क्वायर आया, माइनस का 20/3x आया और 32/3 आया। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल को रिप्रेजेंट। सिक्सटीन क्वेश्चन में Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट कि इनके मॉडुलस तो इक्वल है एंड इनके आर्गुमेंट का सम पाई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 कंजुगेट। देखिए हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे Z1, इसे हमने माना R cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। दैट मीन्स Z1 का आर्गुमेंट हमने θ1 मान लिया और मॉडुलस हमने R1 मान लिया। अभी Z2 जो है वो होगा R2 के साथ cos θ2 और आयोटा साइन θ2। बट Z1 का मॉडुलस तो Z2 के इक्वल है, लेट इट बी R। तो ये आपके R1 और R2 नहीं, जस्ट हमारे R रह गए। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है Z1 और Z2 कंजुगेट। तो Z1 का मतलब हो गया R के साथ cos θ1 और आयोटा साइन θ1। Z2 कंजुगेट का मतलब R होगा और cos θ2 माइनस का आयोटा साइन θ2 हो जाएगा, क्योंकि कंजुगेट मीन्स चेंज द साइन ऑफ आयोटा। दोनों में से R कॉमन लिया तो आगे आपके पास cos θ1 के साथ आयोटा साइन θ1, फिर आ गया cos θ2 और माइनस में आयोटा साइन θ2। अब ये भी तो गिवन है कि θ1 प्लस θ2 हमारे पास कितना है? पाई। तो हम θ1 की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस θ2। तो हमने θ1 की जगह लिखा cos पाई माइनस θ2 और आयोटा साइन पाई माइनस θ2 के साथ में cos θ2 और आयोटा साइन θ2। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो बन गया माइनस का cos θ2 और साइन में तो कोई चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट ही है, तो ये θ2 ही रह गया। आया आपके पास cos θ2 अब माइनस का आयोटा साइन θ2 कैंसिल हुए और आपके पास आंसर आ गया 0। सेवनटीन्थ में हमारे को Z1 का मॉडुलस 1 गिवन है और Z1 माइनस 1 नहीं है, और Z2 गिवन है Z1 माइनस 1 अपॉन Z1 प्लस 1। तो रियल पार्ट ऑफ Z2 फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, हम Z2 ही फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका रियल पार्ट तो अपने आप पता लग ही जाएगा, रियल भी और इमेजिनरी भी। तो हमारे पास ये Z2 है, बट हमने क्या करा, Z1 को माना x प्लस आयोटा y। therefore मोड ऑफ Z1 क्या हो गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो 1 गिवन है, तो आप कह सकते हो कि आपको मिल गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं आपके Z2 से। तो Z1 हो गया x प्लस आयोटा y माइनस 1, फिर आया x प्लस आयोटा y प्लस 1। अब x प्लस 1 माइनस आयोटा y और x प्लस 1 माइनस आयोटा y। थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इसको।
a माइनस बी x माइनस वन की मल्टीप्लाई करी तो x माइनस वन एक्स प्लस वन, फिर आया x माइनस वन आयोटा y, फिर आया आयोटा y के साथ x प्लस वन माइनस का आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में x प्लस वन का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा एक्स वाई से आयोटा एक्स वाई, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हो आप वन, तो वन माइनस वन प्लस में टू आयोटा वाई अपॉन में एक्स प्लस वन का स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो आपके पास Z2 इक्वल टू आ गया 0 प्लस आयोटा के साथ 2y अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर रियल पार्ट जो है वो Z2 का आपका 0 आ गया। 18th में Z1 और Z2 आपके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और Z3 और Z4 भी आपके पेयर ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हमें फाइंड करना है आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z4 और आर्गुमेंट Z2 अपॉन Z3 का मतलब हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4 आर्गुमेंट ऑफ Z2 और आर्गुमेंट ऑफ Z3। ठीक है। अब देखो अगर कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनका जो कंजुगेट होता है, अगर ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंजुगेट का मतलब होता है उसकी मिरर इमेज। ये भी आपको बताया गया है CBSE में। ठीक है। अगर आपके Z1 का आर्गुमेंट है थीटा तो उसके कंजुगेट का हो जाएगा माइनस थीटा। तो अगर हम Z1 के आर्गुमेंट को थीटा वन मानते हैं तो Z2 का आर्गुमेंट हो गया माइनस का थीटा वन। ठीक है। और Z3 का अगर हमने एज्यूम किया थीटा टू तो Z4 का हो गया माइनस थीटा टू। तो थीटा वन से थीटा वन कैंसिल और ये सारा सॉल्व हो के आ गया 0। 20th क्वेश्चन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है सच दैट कि उनके आर्गुमेंट आपस में इक्वल है। देखो क्योंकि Z1 का आर्गुमेंट इक्वल टू Z2 का आर्गुमेंट, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस की। देखिए हमारे पास Z1 हो गया R1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और Z2 को भी हम लिख सकते हैं R2 के साथ cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, क्योंकि जो Z1 का आर्गुमेंट है वही Z2 का आर्गुमेंट है। लिख देते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज आर्गुमेंट ऑफ Z2 एंड लेट इट बी थीटा। अब हमें चाहिए Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है पहले तो Z1 और Z2 निकालते हैं। हमारे पास है R1 के साथ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर माइनस में R2 के साथ cos थीटा और आयोटा साइन थीटा। सॉल्व करते हैं। R1 cos थीटा आयोटा के साथ R1 साइन थीटा, फिर R2 cos थीटा और R2 साइन थीटा। cos थीटा वाले एक साथ, तो बचेगा हमारे पास R1 माइनस R2 के साथ cos थीटा और आयोटा साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है। तो
आयोटा साइन थीटा कॉमन लेंगे तो आएगा R1 माइनस R2 आयोटा साइन थीटा। मॉडुलस का मतलब होता है रियल स्क्वायर एंड इमेजिनरी स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर R1 माइनस R2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो आया आपके पास R1 माइनस R2 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया आपका 1 और आ गया आपके पास R1 माइनस R2। R1 का मतलब है मोड ऑफ Z1 और R2 का मतलब है मोड ऑफ Z2। 20th क्वेश्चन में हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2। देखिए Z1 को आप A मान लें, Z2 को आप B मान लें, दोनों का एंगल सेम ही बन रहा है। तो हमने क्या करा, एक हमारे पास A है, एक हमारे पास B है, ठीक है, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हैं इसको। तो OA जो है, A हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z2 को। आप देखो एंगल तो इनका सेम ही बन रहा है, Z1 का भी और Z2 का भी सेम एंगल है। वहां पे भी यही बात आई है, जो Z1 का एंगल वही Z2 का एंगल। तो ये इसका मतलब इस एक लाइन पर है। अब हमें Z1 माइनस Z2 चाहिए, मॉडुलस है। तो एक काम करो, चलो यहाँ Z2 ले लो, यहाँ Z1 ले लो, आपको अच्छा लगेगा। फिर Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस चाहिए, तो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस आपका किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 का और Z2 का। Z1 माइनस Z2 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, A भी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या आ रहा है, ये Z1 की लेंथ माइनस Z2 की लेंथ के इक्वल आ रहा है। डायरेक्ट सोच सकते हैं इसे।